नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल रिसर्च की एक बहुत ही अहम बुनियाद के बारे में, सैम्पलिंग मेथड्स यानी नमूना चुनने के तरीके। और ये समझना खासकर क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक एकेडमिक गाइड है जो इसी विषय पर है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये सैंपल लेते ही क्यों हैं और क्लिनिकल रिसर्च में कौन कौन से मुख्य तरीके इस्तेमाल होते हैं, और कोशिश करेंगे कि ये बातचीत जैसी लगे, ना कि कोई लेक्चर। बिल्कुल। और सही सैम्पलिंग मेथड चुनना ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। आपके रिसर्च के जो नतीजे निकलेंगे वो कितने भरोसेमंद हैं, कितने काम के हैं, ये इसी पर टिका होता है। गलत सैम्पलिंग हो गई तो पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। तो पहला सवाल यही आता है, हम पूरी की पूरी आबादी मतलब पॉपुलेशन का ही अध्ययन क्यों नहीं कर लेते, जिसे सेंसस कहते हैं? हाँ, ये सवाल आता है। सोचिए, अगर हमें मान लीजिए भारत में जितने भी टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं उन सब पर स्टडी करनी हो। कितना खर्चा, कितना समय, कितने लोग लगेंगे, ये तो मतलब प्रैक्टिकली नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा, व्यवहारिक नहीं है ये। इसीलिए हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब है कि एक बड़ी आबादी, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, उसमें से एक छोटा हिस्सा, एक सबसेट चुनना। इसी छोटे हिस्से को हम सैंपल कहते हैं। ठीक है। फिर इस सैंपल की स्टडी करके हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाते हैं। और इसके दो मुख्य लक्ष्य होते हैं। पहला, हमारा सैंपल पूरी आबादी का सही नुमाइंदा हो, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो। हाँ। और दूसरा, हमारे पास जो साधन है, समय, पैसा, उनका सही इस्तेमाल हो और गलतियां कम से कम हो। ठीक है, तो कुछ खास शब्द हैं जो बार बार आएंगे, उन्हें समझ लेते हैं। पहला है टारगेट पॉपुलेशन। ये वो पूरा ग्रुप है जिसके बारे में हम असल में जानना चाहते हैं। जैसे अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की कोई नई दवा टेस्ट कर रहे हैं, हाँ, तो टारगेट पॉपुलेशन हो सकती है, मान लीजिए 40 से 70 साल के वो सभी लोग जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 40 से 60 के बीच हो। बिल्कुल। और सैंपल या स्टडी पॉपुलेशन वो लोग हुए जिनसे हम सच में डेटा इकट्ठा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर दो और शब्द आते हैं, पैरामीटर और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक। पैरामीटर जो होता है वो पूरी पॉपुलेशन की कोई खूबी होती है, जैसे पूरी पॉपुलेशन का औसत ब्लड प्रेशर, मान लीजिए इसे हम म्यू कहते हैं। यह हमें पता नहीं होता। अच्छा। और स्टैटिस्टिक वही खूबी होती है जो हम अपने सैंपल में नापते हैं। जैसे हमारे सैंपल का औसत ब्लड प्रेशर मान लीजिए x बार, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ। हमारा काम होता है सैंपल की स्टैटिस्टिक x बार से पॉपुलेशन के पैरामीटर म्यू का अनुमान लगाना। समझ गया। एक और जरूरी चीज है सैंपलिंग फ्रेम। ये क्या है? सैंपलिंग फ्रेम वो लिस्ट है, वो सूची जिससे हम असल में अपना सैंपल चुनते हैं। अच्छा, जैसे किसी अस्पताल के सारे मरीजों की लिस्ट। हाँ, बिल्कुल। या किसी शहर के सारे क्लिनिक्स की लिस्ट, या वोटिंग लिस्ट। ये वो फ्रेम है जिससे हम ड्रॉ करेंगे अपना सैंपल। ठीक है। और ये फ्रेम कितना अच्छा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक अच्छा फ्रेम कैसा होना चाहिए? उसमें टारगेट पॉपुलेशन के सभी लोग हों, कोई छूटे नहीं, मतलब वो कंप्लीट हो। हाँ। लिस्ट बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट हो, और कोई भी नाम 2 बार ना आए, डुप्लीकेट ना हो। हाँ। अगर फ्रेम में ही गड़बड़ है, मान लीजिए किसी खास इलाके के क्लिनिक्स लिस्ट में है ही नहीं, तो उस इलाके के मरीज कभी चुने ही नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं अंडर कवरेज बायस। अच्छा, ये एक तरह का बायस हो गया है। बिल्कुल। और इससे हमारे नतीजे पूरी आबादी पर सही से लागू नहीं होंगे। और अगर फ्रेम ही ठीक नहीं है तो अक्सर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। चलिए, तो अब आते हैं सैंपलिंग के दो बड़े प्रकारों पर, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पहले प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इसकी सबसे खास पहचान क्या है? रैंडमाइजेशन, मतलब चुनाव बिना किसी पक्षपात के रैंडम तरीके से होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पॉपुलेशन के हर सदस्य के सैंपल में चुने जाने की एक ज्ञात, मतलब नोन, और नॉन जीरो संभावना होती है। नॉन जीरो मतलब किसी के भी चुने जाने का चांस शून्य नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। हर किसी का कोई ना कोई चांस जरूर होता है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, और हम वो चांस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका फायदा? सबसे बड़ा फायदा है सामान्यीकरण, मतलब जनरलाइजेबिलिटी। अगर सही तरीके से किया जाए तो सैंपल पूरी पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो हम सैंपल के नतीजों को पूरी पॉपुलेशन पर लागू कर सकते हैं। ये पक्षपात यानी बायस को भी कम करता है। और इसी के आधार पर हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस करते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना।
इसीलिए जो बड़े एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं या दवाइयों के फेज 3 ट्रायल होते हैं, उनमें अक्सर यही तरीका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी होंगी। हाँ, ये तरीके अक्सर ज्यादा जटिल होते हैं और इनमें खर्चा भी ज्यादा आ सकता है। पूरी लिस्ट बनाना, रैंडम सिलेक्शन करना, ये सब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हाँ, इसमें सिलेक्शन रैंडम नहीं होता। ये रिसर्चर की सुविधा मतलब कन्वीनियंस या उसके जजमेंट पर आधारित होता है। मतलब रिसर्चर खुद चुनता है। हाँ, एक तरह से। और इसका नतीजा ये होता है कि पॉपुलेशन के कुछ सदस्यों के चुने जाने की संभावना शून्य हो सकती है। मतलब कुछ लोग कभी चुने ही नहीं जाएंगे। तो इसके फायदे नुकसान क्या हैं? फायदे ये हैं कि ये तरीके अक्सर ज्यादा आसान, तेज और सस्ते होते हैं, खासकर तब जब कोई अच्छी सैम्पलिंग फ्रेम मौजूद ना हो। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है बायस का खतरा। बायस? हाँ, क्योंकि चुनाव रिसर्चर की मर्जी या आसानी पर निर्भर करता है, तो सैंपल शायद पूरी पॉपुलेशन जैसा ना हो, और इनसे मिले नतीजों को पूरी पॉपुलेशन पर सामान्यीकृत करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते। तो फिर इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इनका इस्तेमाल होता है शुरुआती रिसर्च में, जैसे एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, पायलट स्टडीज, या फिर ऐसी आबादी तक पहुंचने के लिए जहां रैंडम सैम्पलिंग मुमकिन ना हो। और हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स के शुरुआती फेज जैसे फेज 1 या फेज 2 में भी अक्सर इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहीं पर एक कंफ्यूजन आता है, खासकर छात्रों को। हम सुनते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स के बारे में, तो क्या उनमें हमेशा रैंडम सैम्पलिंग होती है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आरसीटीज को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ये पता लगाने के लिए कि कोई ट्रीटमेंट काम करता है या नहीं। उसमें जो प्रतिभागी होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे नई दवा वाले ग्रुप या प्लेसिबो वाले ग्रुप में, रैंडम तरीके से बांटा जाता है। इसे कहते हैं रैंडम एलोकेशन। हाँ, रैंडम एलोकेशन। ये इसलिए करते हैं ताकि दोनों ग्रुप्स शुरू में एक जैसे हों और नतीजों में जो अंतर आए वो ट्रीटमेंट की वजह से ही माना जाए। ये हुई इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है। लेकिन जिन लोगों को आरसीटी में शामिल किया जाता है उनका चुनाव कैसे होता है? वो ज्यादातर रैंडम सैम्पलिंग से नहीं होता। अच्छा। वो अक्सर उन अस्पतालों या क्लिनिक से लिए जाते हैं जहां स्टडी चल रही है। जो मरीज वहां आते हैं और क्राइटेरिया पूरा करते हैं उन्हें शामिल कर लिया जाता है। ये एक तरह की कन्वीनियंस सैम्पलिंग हुई। ओह, तो मतलब आरसीटी के अंदर तो रैंडम बांट दिया, लेकिन जिन लोगों को बांटा वो रैंडमली नहीं चुने गए। बिल्कुल। तो आरसीटी की इंटरनल वैलिडिटी तो मजबूत होती है, लेकिन उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी उसके नतीजे उस क्लिनिक के बाहर के मरीजों पर कितने लागू होंगे, इस पर सवाल उठ सकता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है जब हम किसी आरसीटी को पढ़ते हैं। ये तो वाकई बहुत अहम बात है। चलिए अब कुछ मुख्य प्रोबेबिलिटी मेथड्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहला, सबसे सीधा तरीका कौन सा है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या SRS। इसमें पॉपुलेशन के हर सदस्य के चुने जाने का बिल्कुल बराबर और इंडिपेंडेंट चांस होता है। जैसे लॉटरी निकालना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मान लीजिए आपके पास 1000 मरीजों की लिस्ट है, आपका सैम्पलिंग फ्रेम, और आपको 100 का सैंपल चाहिए। आप हर मरीज को एक नंबर देंगे और फिर कंप्यूटर से या पर्ची निकालकर रैंडम तरीके से 100 नंबर चुन लेंगे। ठीक है। सैद्धांतिक रूप से ये सबसे निष्पक्ष तरीका है, लेकिन इसमें दिक्कतें हैं। पहली, आपको पूरी और एकदम सही लिस्ट चाहिए जो बनाना मुश्किल हो सकता है। हाँ। दूसरी, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी और दूर दूर फैली है तो चुने हुए लोगों तक पहुंचना महंगा और मुश्किल हो सकता है। और कभी-कभी सिर्फ संयोग से ऐसा सैंपल भी बन सकता है जो शायद पूरी आबादी जैसा न लगे। ठीक है। अगला तरीका है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये SRS से कैसे अलग है? इसमें हम पूरी लिस्ट में से हर केवे सदस्य को चुनते हैं। पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली चुनते हैं। केवां सदस्य मतलब? मान लीजिए लिस्ट में 1000 लोग हैं और हमें 100 चुनने हैं, तो के हुआ 1000/100 यानी 10। अच्छा। अब हम 1 से 10 के बीच कोई एक नंबर रैंडमली चुनेंगे। मान लीजिए 7, तो हम 7वें व्यक्ति को चुनेंगे, फिर 17वें को 7 + 10, फिर 27वें को 17 + 10, और ऐसे ही पूरी लिस्ट खत्म होने तक। ये तो SRS से आसान लग रहा है। हाँ, फील्ड में करना अक्सर ज्यादा आसान होता है, लेकिन इसमें एक खास तरह का खतरा है, पीरियोडिसिटी बायस। पीरियोडिसिटी बायस वो क्या होता है? अगर आपकी लिस्ट में कोई छिपा हुआ पैटर्न है, कोई साइकिल है जो आपके चुनने के इंटरवल के गुणस्तांक से मेल खाती है,
तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए अस्पताल के बेड्स की लिस्ट है और हर 10वां बेड कॉर्नर वाला बेड है, जहां शायद ज्यादा गंभीर मरीज रखे जाते हों। ओह, तो हमारे सैंपल में या तो सारे गंभीर मरीज आ जाएंगे या कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, तो आपका सैंपल बायस्ड हो जाएगा। इसलिए लिस्ट को पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग पर। ये कब काम आती है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बहुत काम की है। जब हमारी पॉपुलेशन में कुछ ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हों जिन्हें हम स्ट्रेटा कहते हैं, और हम ये पक्का करना चाहते हैं कि हमारे सैंपल में हर ग्रुप के लोग सही अनुपात में आएं, या फिर जब हम इन ग्रुप्स की आपस में तुलना करना चाहते हों। जैसे मान लीजिए हम किसी दवा का असर पुरुषों और महिलाओं पर अलग अलग देखना चाहते हैं, या फिर अलग अलग उम्र के ग्रुप्स पर। तो हम पहले पूरी पॉपुलेशन को इन ग्रुप्स जैसे पुरुष, महिला या युवा, मध्यम आयु, वृद्ध में बांट लेंगे। ये हमारे स्ट्रेटा हो गए। ठीक है। फिर हम हर स्ट्रेटा के अंदर से अलग अलग रैंडम सैंपल लेंगे, जैसे SRS या सिस्टमैटिक तरीके से। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारे फाइनल सैंपल में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात वही हो जो पॉपुलेशन में है, या हर उम्र के ग्रुप के लोग शामिल हों। तो ये SRS से ज्यादा सटीक नतीजे देगा? हाँ, अक्सर ये सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस को बढ़ाता है, खासकर छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सब ग्रुप्स के लिए। और ये हमें सब ग्रुप एनालिसिस करने की सुविधा देता है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फेफड़ों के कैंसर के ट्रायल में हम मरीजों को बीमारी के स्टेज के हिसाब से स्ट्रैटा बना सकते हैं, स्टेज I, 3, 4, और फिर हर स्टेज से रैंडमली मरीज चुन सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा मुश्किल भी होगा। हाँ, क्योंकि इसके लिए आपको पॉपुलेशन की इन विशेषताओं जैसे उम्र, लिंग, स्टेज के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप स्ट्रैटा बना सकें। ये थोड़ा ज्यादा जटिल और महंगा हो सकता है। समझ गया। और एक और अहम प्रोबेबिलिटी तरीका है क्लस्टर सैंपलिंग। ये क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग तब इस्तेमाल होती है जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो और दूर दूर तक फैली हो, और हमारे पास हर एक व्यक्ति की लिस्ट ना हो। इसमें हम सीधे लोगों को नहीं चुनते, बल्कि उनके ग्रुप्स यानी क्लस्टर्स को चुनते हैं। ग्रुप्स जैसे? ये ग्रुप्स भौगोलिक हो सकते हैं, जैसे शहर, गांव, ब्लॉक, या फिर संस्थागत, जैसे स्कूल, अस्पताल। अच्छा। तो पहले स्टेज में हम इन क्लस्टर्स का एक रैंडम सैंपल लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी राज्य में सर्वे करना है, तो हम पहले कुछ जिलों को, क्लस्टर्स को रैंडमली चुनेंगे। ठीक। फिर अगर ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग है, तो चुने हुए जिलों के अंदर हम और छोटे क्लस्टर्स चुन सकते हैं, जैसे कुछ गांव, और फिर उन चुनी हुए गांव के अंदर हम घरों का सैंपल ले सकते हैं और उन घरों में लोगों से बात कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है व्यावहारिकता और लागत। फील्ड वर्क बहुत आसान और सस्ता हो जाता है। आपको पूरे राज्य के हर व्यक्ति की लिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ चुने हुए क्लस्टर्स की लिस्ट चाहिए होती है। लेकिन इसमें कोई नुकसान भी होगा? हाँ, इसका मुख्य नुकसान है सैंपलिंग एरर का बढ़ जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही क्लस्टर, जैसे एक ही गांव या एक ही स्कूल के लोग अक्सर एक जैसे होते हैं, उनमें समानता ज्यादा होती है। अच्छा। इसे कहते हैं इंट्रा क्लस्टर कोरिलेशन। इसकी वजह से क्लस्टर सैंपल से मिली जानकारी उतनी सटीक नहीं होती जितनी उसी साइज के SRS सैंपल से मिलती। इसे डिजाइन इफेक्ट कहते हैं। इसका एनालिसिस भी थोड़ा ज्यादा जटिल होता है। WHO का जो EPI टीकाकरण सर्वे है, वो क्लस्टर सैंपलिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी मेथड्स को देखें, तो एक तरह का संतुलन बनाना पड़ता है। SRS सबसे शुद्ध है पर अक्सर अव्यवहारिक, क्लस्टर सबसे व्यवहारिक है पर सबसे कम कुशल, और स्ट्रैटिफाइड बीच का रास्ता है जो सटीकता बढ़ाता है पर ज्यादा जटिल है। चुनाव इस पे निर्भर करता है कि रिसर्च का सवाल क्या है, साधन कितने हैं और पॉपुलेशन कैसी है। ये तो हुई प्रोबेबिलिटी मेथड्स की बात, जो नतीजों को पूरी आबादी पर लागू करने के लिए जरूरी हैं। पर आपने कहा था कि नॉन प्रोबेबिलिटी तरीके भी क्लिनिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। उनमें सबसे आम कौन सा है? हाँ, बिल्कुल होते हैं। सबसे आम है कन्वीनियंस सैंपलिंग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें रिसर्चर उन लोगों को चुन लेता है जो सबसे आसानी से उपलब्ध होते हैं। जैसे किसी अस्पताल के OPD में आने वाले मरीज, या कॉलेज के छात्र, या आपके दोस्त, जो भी आसानी से मिल जाए। तो ये तो बहुत आसान हुआ। हाँ, ये बहुत तेज, सस्ता और आसान तरीका है।
इसीलिए इसे पायलट स्टडीज में या फिर शुरुआती फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स में, जैसे फेज 1 ट्रायल जहां मुख्य मकसद दवा की सेफ्टी और डोज पता करना होता है, अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका नुकसान? सबसे बड़ा नुकसान है बायस का बहुत ज्यादा खतरा। जो लोग आसानी से उपलब्ध हैं वो शायद पूरी पॉपुलेशन से बहुत अलग हों, इसलिए नतीजों को सामान्यीकृत करना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका आपने बताया था, पर्पसिव सैम्पलिंग। हाँ, पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनता है जो उसे लगता है कि स्टडी के उद्देश्य के लिए खास जानकारी दे सकते हैं। ये रिसर्चर के विवेक और समझ पर आधारित होता है। मतलब रिसर्चर खुद फैसला करता है कि कौन सबसे अच्छी जानकारी देगा। बिल्कुल। जैसे अगर आप किसी खास ऑपरेशन के बाद मरीजों के ठीक होने के अनुभवों पर गहराई से क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो आप जानबूझकर अलग-अलग तरह के मरीज चुन सकते हैं। कोई जो बहुत जल्दी ठीक हुआ, कोई जिसे दिक्कतें आईं, कोई युवा, कोई बुजुर्ग, अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग, ताकि आपको एक पूरी विविध तस्वीर मिल सके। इसे मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग कहते हैं, जो पर्पसिव का ही एक प्रकार है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए अच्छा है। हाँ, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी है, जहां हमारा मकसद गहराई से समझना होता है, न कि नतीजों को सामान्यीकृत करना। लेकिन इसमें रिसर्चर के अपने झुकाव, बायस का असर पड़ने का खतरा रहता है। और स्नोबॉल और कोटा सैम्पलिंग, क्या ये भी क्लिनिकल रिसर्च में काम आते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग तब काम आती है जब हमें ऐसी आबादी तक पहुंचना हो जो छिपी हुई है या मिलना मुश्किल है, जैसे किसी बहुत ही दुर्लभ बीमारी के मरीज या ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले लोग। इसमें कैसे चुनते हैं? इसमें हम कुछ शुरुआती लोगों, सीड्स को ढूंढते हैं जो उस ग्रुप के हों, फिर उनसे कहते हैं कि वो अपने जैसे और लोगों के बारे में बताएं या उन्हें स्टडी में शामिल होने के लिए कहें। जैसे एक बर्फ का गोला लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है, वैसे ही सैंपल बढ़ता जाता है। अच्छा। ये उन ग्रुप्स तक पहुंचने में मदद करता है, लेकिन सैंपल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दोस्त अक्सर एक जैसे ही होते हैं। कोटा सैम्पलिंग थोड़ी स्ट्रैटिफाइड जैसी लगती है, पर है नहीं। कैसे? इसमें भी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स जैसे उम्र, लिंग के आधार पर बांटा जाता है और हर ग्रुप का एक कोटा तय किया जाता है। लेकिन फिर इंटरव्यू लेने वाला अपनी सुविधा से लोगों को चुनकर कोटा पूरा करता है, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता। ये मार्केट रिसर्च में ज़्यादा आम है, क्लिनिकल रिसर्च में कम। ये दोनों ही नॉन प्रोबेबिलिटी तरीके हैं, तो सामान्यीकरण की सीमा रहती है। तो हमने ये अलग अलग तरीके देखे, लेकिन सैंपल चुनते समय गलतियां भी तो हो सकती हैं, जिन्हें एरर कहते हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, और मुख्य रूप से 2 तरह की एरर्स होती हैं। पहली है सैम्पलिंग एरर। ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन की जगह एक सैंपल की स्टडी कर रहे हैं। ये संयोग यानी चांस की बात है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे मार्जिन ऑफ एरर, और सैंपल साइज बढ़ाने से ये एरर कम होती जाती है। और दूसरी तरह की एरर? दूसरी है नॉन सैम्पलिंग एरर। ये ज्यादा खतरनाक है। ये स्टडी के डिजाइन में या उसे करने के तरीके में कमी की वजह से होती है। ये सेंसस में भी हो सकती है और सैंपल सर्वे में भी। इसके कुछ उदाहरण? कई हैं, जैसे अगर आपका सैम्पलिंग फ्रेम ही अधूरा था, कुछ लोग लिस्ट में थे ही नहीं, कवरेज एरर, या आपने जिन्हें चुना उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, नॉन रिस्पॉन्स एरर, या सवाल पूछने का तरीका ठीक नहीं था, या नापने का इंस्ट्रूमेंट खराब था, मेजरमेंट एरर, या इंटरव्यू लेने वाले ने ठीक से इंटरव्यू नहीं लिया, या लोगों ने जानबूझकर गलत जवाब दिया, या फिर डेटा एंट्री करते समय गलती हो गई। ये सब नॉन सैम्पलिंग एरर हैं। और इन्हें सैंपल साइज बढ़ाने से ठीक नहीं किया जा सकता? नहीं, बल्कि ये बढ़ भी सकती हैं अगर बड़े सैंपल को ठीक से मैनेज न किया जाए। इन पर काबू पाना ज्यादा जरूरी होता है अच्छी रिसर्च के लिए। तो ये बायस और एरर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक आखिरी सवाल जो छात्रों के मन में अक्सर आता है, सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए, कम या ज्यादा? हाँ, सैंपल साइज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे जुड़ा है स्टडी की स्टैटिस्टिकल पावर से। पावर का मतलब है कि अगर असल में कोई असर है, जैसे दवा काम करती है, तो हमारी स्टडी उसे पकड़ पाएगी या नहीं, इसकी संभावना कितनी है। अगर सैंपल साइज बहुत छोटा है तो स्टडी अंडर पावर्ड होगी। मतलब हो सकता है दवा असरदार हो, पर हमारी स्टडी ये नतीजा न दे पाए कि वो असरदार है।
हम एक असली असर को मिस कर देंगे। इसे कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। ये अनैतिक है क्योंकि हमने मरीजों को स्टडी में शामिल किया पर कोई नतीजा नहीं निकला और संसाधन भी बर्बाद हुए। और अगर सैंपल साइज बहुत ज्यादा हो तो? वो भी अनैतिक है। अगर जरूरत से ज्यादा लोगों को स्टडी में शामिल किया जाए तो ज्यादा लोगों को संभावित जोखिम उठाने पड़ते हैं और संसाधन भी बर्बाद होते हैं जो कहीं और इस्तेमाल हो सकते थे। तो सही साइज कैसे तय करें? इसके लिए कई चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे हम कितना छोटा असर पकड़ना चाहते हैं, इफेक्ट साइज, नतीजों में कितनी भिन्नता, वेरिएबिलिटी होने की उम्मीद है, हम टाइप 1 एरर अल्फा और टाइप 2 एरर बीटा का कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, जिससे पावर तय होती है 1 - बीटा, और स्टडी का डिजाइन कैसा है। इन सब को ध्यान में रखकर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की जाती है। सही सैंपल साइज तय करना सिर्फ अच्छी साइंस ही नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आज हमने एक तरह से सैम्पलिंग की दुनिया का चक्कर लगाया। क्यों सैंपल लें, वहां से शुरू करके 2 मुख्य रास्तों, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, और उनके अंदर की मुख्य तकनीकों तक पहुंचे। और ये भी समझा कि गलतियां कहाँ हो सकती हैं और सैंपल साइज क्यों मायने रखता है। मुझे लगता है क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए ये सब समझना न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि आगे अच्छी रिसर्च करने और दूसरों की रिसर्च को सही नजरिए से देखने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ तकनीकी बातें नहीं है। सही सैंपलिंग और सही सैंपल साइज ये पक्का करते हैं कि हमारी रिसर्च भरोसेमंद हो, उसके नतीजे काम के हों। इन तरीकों को अच्छी तरह समझना किसी भी अच्छे रिसर्चर के लिए बहुत जरूरी है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आजकल हम देख रहे हैं कि रियल वर्ल्ड डेटा और ऑनलाइन भर्ती का चलन बढ़ रहा है, खासकर क्लिनिकल रिसर्च में। तो ऐसे में क्या भविष्य में हमें अपनी पारंपरिक सैंपलिंग रणनीतियों को बदलने की जरूरत पड़ेगी, या फिर जो प्रतिनिधित्व या जनरलाइजेबिलिटी की हमारी समझ है उसी को दोबारा सोचना होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।